अस्सलाम वालेकुम खातून हज़रात। दुनिया में ज़बरदस्त किस्म की तब्दीलियाँ आ रही हैं। पाकिस्तान में तो आप तब्दीली देख ही रहे हैं। पाकिस्तान में भी क बड़े-बड़े चांसेस दिए जा रहे हैं मुख्तलिफ लोगों को। लेकिन ये है कि दुनिया में भी उसी तरह बहुत बड़े लेवल की चेंजेज़ आ रही हैं। आपने देखा होगा टैरिफ्स के मामले में बहुत ज़्यादा एक आप कह रहे हैं कि हैवॉक क्रिएट कर दिया गया है और बहुत ज़्यादा एक रिपल्स की जो इसकी सूरत-ए-हाल है वो क्रिएट हो चुकी भी है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले खबर आई है कि ट्रंप ने जो टैरिफ्स लगाए थे चाइना के अलावा, उनको उसने पॉज़ कर दिया। और बेसिकली आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले ट्रंप ने एक टर्म कॉइन की थी पैनिकन की और उसमें उन्होंने कहा था कि लोग पैनिकन ना बने। पैनिकन से मुराद उन्होंने ये ली थी ये वैसे लफ्ज़ जो था वो इंग्लिश में नहीं था लेकिन उन्होंने पता नहीं कैसे कॉइन कर लिया और पैनिकन का मतलब ये था कि अ पार्टी ऑफ वीक एंड स्टूपिड। अब मसला ये है कि वो कह रहे थे कि लोगों को पैनिकन ना करें यानी पैनिकन ना बने और पैनिक ना करें। लेकिन आज खुद पैनिक करके उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से ये यू टर्न लिया है और उसको पॉज़ कर दिया है क्योंकि स्टॉक जो मार्केट थी वो सारी की सारी टैंक कर गई थी, इकोनॉमी टैंक कर गई हुई है, बॉन्ड मार्केट क्रैश कर चुकी हुई है, सारा कुछ क्रैश हो गया। इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है? पूरी दुनिया में क्या हो रहा है? यूरोप में क्या हो रहा है? चाइना के साथ मामलात कैसे चल रही हैं? सब चीज़ों का ज़रा जायज़ा लेते हैं। थोड़ा-सा आज इंटरनेशनल व्यूअर्स जो हमारे हैं उनके साथ भी ज़रा बातचीत करते हैं, उनको बताते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो रहा है और इन तमाम अमूर पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सीनियर सहाफ़ी, सीनियर ब्रॉडकास्टर जनाब मंज़र कुरैशी साहब। उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि इस हवाले से वो क्या जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मंज़र भाई। वालेकुम सलाम जी। बहुत शुक्रिया मंज़र भाई। एक तो ये है कि जो टैरिफ्स की सूरत-ए-हाल है, उसी से बात का आगाज़ करते हैं, क्योंकि उसी की वजह से इस वक़्त सारी दुनिया में पैनिक क्रिएट हुआ है। तो ये जो आज जो उन्होंने पॉज़ तो कर दिया है, लेकिन जो नुकसान हुआ है ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का क्रैश मार्केट स्टॉक मार्केट्स क्रैश हुई हैं, बॉन्ड मार्केट क्रैश हुई है, सब कुछ हुआ है और वो पैनिकन भी कह रहे हैं कि पैनिकन ना बने, लेकिन आज तो खुद उन्होंने पैनिकन बनने का सबूत दे दिया है। ये जो सूरत-ए-हाल है, इसको आप यूरोप में बैठ के, यूके में बैठ के आप किस तरह देख रहे हैं? और यूके मार्केट्स, यूरोपियन मार्केट्स इसको कैसे रिएक्ट कर रही हैं? क्या पॉलिसीज़ चल रही हैं? जी, प्लीज़ गो अहेड। जी, सबसे पहले तो ये कि ये जो सिचुएशन है दुनिया की तारीख में कभी ऐसे पहले हुआ नहीं है कि हुँ, इस तरीके से व्हिमसिकल किस्म की पॉलिसी बनाई जाए। लेकिन जब हम गौर करते हैं तो उनकी पॉलिसी सिर्फ यही नहीं है कि उन्होंने बगैर सोचे-समझे किए जा रहे हैं। हाँ, जो उनका फ़ोकस है वो इस चीज़ पे है कि और जो कई बार उन्होंने कहा भी अपने कैंपेन में भी कहा था और अभी के दे ही वांट्स के क कन अमेरिकन जो इकोनॉमी है वो बजाय कि फाइनेंशियल बेस हाँ। होने की प्रोडक्शन बेस हो जाए। हाँ, और उसको उसके और लिए उसका टैरिफ्स जो हैं उसके ज़रिए उनका जो डेफ़िसिट है उसको पूरा कर लिया जाए, हाँ जी, और जो ट्रेड 37 डेफ़िसिट। ट्रिलियन का डेफिसिट है वो ताकि वो भी मैच क्लियर कर हाँ, सकें प्लस हाँ, फ्यूचर में डेट एड अप ना हो उसके अंदर। क्योंकि हाँ, अभी तक ये हो रहा था कि वो हर चीज़ खरीदते थे और उसके लिए डॉलर प्रिंट करके पेमेंट कर दिया करते थे और खुद उनकी प्रोडक्शन जो है कुछ प्रोडक्ट्स अपनी यूटिलाइज़ खुद भी नहीं कर पा रहे थे और बना भी नहीं सकते रहे थे। तो उसकी वजह से उनका जो इकोनॉमी है मुसलसल नीचे ही चले जा रही थी। तो अब उन्होंने जब ये एक फ़ॉर्मूला निकाला है तो अभी उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी था कि डॉलर की एक प्रॉब्लम ये चल रहा था कि पुराना जो मॉडल चल रहा था कॉलोनियल, उसमें ये था कि उन्होंने करेंसी को ओवर वैल्यू किया होता था या ज़्यादा कीमत के ऊपर रखी होती थी करेंसी। उससे फ़ायदा ये होता था कि आप अपने मुल्क में $1 खर्च करते हैं, वहाँ पर दूसरे मुल्कों से आप पता चलता है कि जैसे पाकिस्तान का आप एग्ज़ाम्पल ले लें कि वहाँ पर ₹350 बन जाते हैं $1 के ऊपर या हाँ, पाउंड के हिसाब से जिस तरह भी आप कैलकुलेट करेंगे, जिसके हाँ, हिसाब से। हाँ, तो वो उससे प्रॉब्लम ये हो रहा था कि ये जो छोटे मुल्क हैं वो बहुत सफ़र कर रहे थे। लेकिन जो 3-4 जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं बड़े वाले, उनको बहुत हुँ, फ़ायदा था इसका, इस मॉडल का। हाँ, हाँ, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये हुआ कि जब चाइना ने अपनी प्रोडक्शन बढ़ानी शुरू की तो नज़र आना शुरू हो गया कि अब वो डॉलर की एक रेजीम जो थी, ये जो हम कह सकते हैं कि कॉलोनियल पावर्स की जो करेंसी की जो रेजीम थी वो अब आगे नहीं चल पाएगी ज़्यादा हाँ, देर। तो इन्होंने उसको प्रीएम्प्ट करने की कोशिश की है, उसका एक ही तरीका था कि अपनी ही करेंसी को इस तरह नीचे किया जाए कि करेंसी की जो वैल्यू कम हो जाएगी तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगी और उसके बाद उसकी वजह से अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं खुद बनाएँगे तो बाकी बाहर के मुल्कों के मुकाबले पे आप वो रख सकेंगे प्रोडक्ट्स। लेकिन ये इतना बड़ा एक उन्होंने लिया बार-बार वो कह रहे हैं कि ऐसे ही है जैसे कि आपने कोई बीमारी के लिए दवा पीनी होती है तो हम यही कर रहे हैं कि अभी हाँ, ये एकदम एक कड़वी दवाई पी रहे हैं उसके बाद हालात ठीक हो जाएँगे। अगर इसको ऐसे देखते हैं तो इफ ही मैनेजेस के उस वक़्त कि आखिर तक ये अपना प्रोसेस चला पाएँ और अपनी प्रोडक्शन वगैरह वहाँ पर
अपनी फैक्ट्रीज वगैरह को शुरू कर सकें सही तरीके से, तो फिर तो हाँ। अमेरिका के लिए अच्छा होगा। फिर उससे होगा कि अमेरिका जितना अभी है इससे ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, क्योंकि उनकी प्रोडक्शन की उनकी कैपेसिटी ज्यादा है। जो दूसरी जंग अजीम जीता था अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज, वो इसी वजह से जीते थे कि अमेरिका की जो प्रोडक्शन की कैपेसिटी वो बहुत ज्यादा थी कंपेयर टू जर्मनी से। हाँ। तो लेकिन अब वो ऐसी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ऐसा नहीं रहा था, और 70s के बाद तो बिल्कुल ही इनको इनकी प्रोडक्ट्स को खरीदना ही पसंद नहीं करता अमेरिकन की क्वालिटी इतनी पुअर है, वेरी पुअर। पुअर जी। तो अब बहुत अगर ही वो पुअर है। अभी एकदम से इतना एक पैनिक तरीके से अगर एकदम से शुरू करेंगे भी, तो क्या वहां पर उनकी माइंडसेट ऐसे हैं, क्या वो इस तरीके से काम कर सकते हैं जिस तरह के चाइनीज काम करते हैं? और क्या अमेरिकियों के अंदर वो माइंडसेट उनके ऐसे हैं? फिर कई इस तरह के लोगों ने मजाक भी बना के रखे हुए हैं, लेकिन वो भी हाँ। इतना बुरी भी नहीं हाँ, वो काफी सिचुएशन। मीम्स वगैरह भी बने हैं। लेकिन मंजूर भाई, एक मुझे बताएं कि ये जो अब सूरत हम देख रहे हैं, इसमें जो यूरोपियन यूनियन है, उन्होंने जीरो टैरिफ की ऑफर की थी ट्रंप को, और ट्रंप ने उसको रिजेक्ट कर दिया। हालांकि ये बड़ी जबरदस्त ऑफर थी, अगर ये हो जाता तो बड़ा फायदा होना था दोनों का ही, ईयू का भी होना था और उसमें अमेरिका का भी फायदा था, लेकिन ट्रंप ने उसको भी रिजेक्ट कर दिया। इसकी क्या होती? जी, इसकी बहुत सिंपल सी वजह ये है कि वो अगर परचेजिंग पावर ही नहीं रहेगी ना यूरोप की और ना अमेरिका की, तो सबसे बड़ा इफेक्ट किसको होगा? सबसे बड़ा इफेक्ट उसको होगा जो कि सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है इस वक्त, और वो कौन है? चाइना। चाइना। इनके पास तो चीजें नहीं मिलेंगी कुछ देर के लिए, लेकिन चाइना की इकोनॉमी बिल्कुल ही क्रैश कर जाएगी। हम्म। तो ये ये तो उनका बिल्कुल सही टारगेट बात। जो है वो चाइना है, ये यूरोप या अमेरिका खुद नहीं है। खुद तो ये अपनी जैसे तैसे करके अपनी जो भी प्रोडक्शन करेंगे तो आप इसमें खरीदो फरोख्त कर लेंगे, लेकिन हाँ। अगर चाइना हाँ। की इकोनॉमी क्रैश कर गई तो चाइना के अंदर तो काफी ज्यादा मुश्किलें शुरू हो जाएंगी, वहां पर पॉलिटिकल इश्यूज भी शुरू हो सकते हैं। तो हम्म। इनकी टारगेटिंग यही है। तो ये एक आप समझ लें कि फिफ्थ जनरेशन से भी ऊपर आप सिक्स जनरेशन कह लें वॉरफेयर या हम्म। इकोनॉमिक वॉरफेयर इस तरीके से की जा रही है कि डिस्टेबलाइज कर रहे हैं अपने जिनको उनको लग रहा ठीक है है। कि उनके दुश्मन है। अच्छा, लेकिन साथ एट द साथ ये भी सेम, देख रहे हैं कि जो पिछले पिछले 24 घंटों के अंदर अंदर हमने देखा है कि जियोपॉलिटिकल लेवल पे जबरदस्त किस्म की डेवलपमेंट्स हमारे सामने आ रही हैं। यूरोप में देखें, एशिया में देखें, अफ्रीका को देखें, अमेरिकाज को देखें। एक एक तरफ हम देख रहे हैं शिफ्टिंग अलायंसेस की तरफ हम बढ़ रहे हैं। फिर मिलिट्री पोस्टिंग हो रही है, इकोनॉमिक टर्बुलेंस नजर आ रही है। सारी का सारा जो सूरत हाल चल रही है, इसमें यूरोप कहाँ पे खड़ा हुआ है? यूरोप में हम ये भी देख रहे हैं कि डिफेंस मोबिलाइजेशन भी हो रही है, आर्कटिक टेंशन भी चल रही हैं। ये क्या हो रहा है? ये ज़रा हमें थोड़ा-सा समझाएँ कि यूरोप में इस वक़्त क्या ट्रेमर्स क्या चल रहे हैं? एक एक पंजाबी की एक पुराना किसी ने मिसरा, हालांकि मुझे पंजाबी आती ज्यादा नहीं है, लेकिन उसपे था बुल्ले शाह कहता कि जदों अपनी अपनी पै गई ती मां नूं लुट के लै गई। ये उनका शेर है। तो ये मुझे किसी ने पिछले दिनों सुनाया, पहले फिर मैंने उनसे समझा इसका मतलब क्या है। तो मतलब ये है कि जब इस तरह की अनार्की हो जाती है तो हर कोई अपने बारे में, तो ऐसा ही हाँ, हो रहा है बिल्कुल। यूरोप के अंदर भी कि एक तो यूरोप और अमेरिका का अलायंस तो खैर खत्म होने के ऊपर आ गया है और खत्म नहीं हो गया तो, लेकिन यूरोपियन यूनियन के अंदर भी बहुत ज्यादा दरारें पड़ गई हैं इसकी वजह से। हर मुल्क जो है वो अपनी सिक्योरिटी और अपने ही इकोनॉमी को बचाने के ऊपर भाग पड़ा है, और हुँ। वो रिगार्डलेस के दूसरों के साथ क्या हो रहा है, जो हाँ, कलेक्टिव सारे माइंडसेट अपनी-अपनी था सोच वो में। खत्म हो गया है। हाँ, तो इसका तो मतलब ये है ना कि ट्रंप ने यूरोपियन यूनियन को धचका पहुँचाया है, बल्कि एक किस्म का उसको तोड़ के रख दिया। जी जी, उसने जो तोड़ा है वो एक्चुअली मैं पहले भी कई बार इसमें लिख चुका हूँ, काफी सालों से लिख रहा हूँ कि ये जो कॉलोनियल नियो कॉलोनियल सिस्टम था दुनिया का, वो एक्चुअली कोलैप्स हुआ है। और हुँ। वो अपनी ग्रेजुअल अपनी एक स्लो पेस के ऊपर खत्म होता तो इतनी डिस्ट्रक्शन ना होती, लेकिन हुँ। ट्रंप के आने की वजह से उसने एकदम से, और एक्चुअली ज्यादा प्रॉब्लम पड़ा था यूक्रेन की जंग में जो हार गए हैं यूरोपियन यूनियन हाँ, और ये हाँ। जो वेस्ट, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम पड़ा है कि अब उनके बचने के चांसेस नहीं थे, क्योंकि वो जंग तो भी क्या हार क्या गए हैं। क्या और यही वजह है कि उसमें जो यूरोपियन यूनियन को जो शिकस्त हुई है, और ज़ाहिर है कि अमेरिका को भी साथ ही हुई है, जो हम देख रहे हैं कि ईयू में उन्होंने लॉन्च कर दिया है रेडीनेस 2030 का प्रोग्राम जो है, और हाँ बेसिकली जी, 800 बिलियन यूरोस का जो एक प्रोग्राम जो है मिलिट्री रेडीनेस के लिए उन्होंने बना दिया है। इसकी क्या तफसीलात हैं और ये क्यों इन्होंने करना पड़ा है इनको? जी, क्योंकि अमेरिका ने तो साफ कह दिया कि मैं आपको बचाऊंगा नहीं किसी भी सूरत में अगर जंग वंग होती है, क्योंकि अगर अमेरिका के, वो उसने ये कहा कि अगर अमेरिका के ऊपर आज रूस अटैक कर देता है तो तुम लोग तो नहीं आओगे मुझे बचाने के लिए, हुँ। तो हम क्यों आपको बचाने के लिए आए, एक तो ये। लेकिन अगर आप हुँ। 800 बिलियन की बात करते हैं ये ओवर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, जितने भी टाइम उन्होंने कहा, 5 ईयर्स उन्होंने कहा रफली, हाँ, हाँ, हाँ। तो वो पीनट्स है। अगर आप उससे कंपेयर करना चाहेंगे हुँ। कि कितना चाइना खर्च कर रहा है, अमेरिका खर्च कर रहा है, ये तो एक साल में से ज्यादा खर्च कर हाँ, देते हैं दोनों मिलकर।
तो दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं कि क्या यूरोप कुछ प्रोड्यूस कर सकता है, ये जंग हारे क्यों है? सबसे पहले तो ये समझना चाहिए। जंग हाँ, हारने की वजह ये थी कि मैं एग्जांपल आपको देता हूँ कि जो सिर्फ आर्टिलरी के शेल्स जो प्रोड्यूस करने हैं, पूरा मगरबी ताकतें जितने भी ममालिक थे, वो सब कंबाइन करके इवन पाकिस्तान जैसा मुल्क उनको बना के पता नहीं कितने मिलियंस सेल किए उन्होंने। हाँ, वो हाँ। सब के सब की प्रोडक्शन मिलके रशिया की प्रोडक्शन को मैच नहीं कर पाए। ओए होए! तो तो ज़ाहिर है इतना बड़ा ह्यूज डिफरेंस है फिर तो। जी, तो वो क्योंकि रशिया ने एक तो पुरानी बना के रखी हुई थी, प्लस उन्होंने अपनी जो इंडस्ट्रियल सेटअप था उनका वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि उन्होंने उसके ऊपर फौरन ही किया और उन्होंने प्रोडक्शन शुरू कर दी। दूसरा अगर आप देखते हैं कि सिर्फ ड्रोन्स आप देखते हैं, मिसाइल देखते हैं, ये सारे इतनी ज्यादा प्रोडक्शन करनी थी कि आपकी इंडस्ट्रियल कैपेसिटी ही नहीं थी यूरोप की, पूरे मगरब की। क्योंकि ये तो कंज्यूमर गुड्स बनाने के ऊपर लगे हुए हैं और उसके अलावा तो इनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। हाँ, तो और अगर तो ये बनाना भी चाहिए ये अभी अभी थोड़ी देर पहले आपने इशारा किया कि मुख्तलिफ जो ममालिक हैं यूरोपियन यूनियन के, वो अपना-अपना सोच रहे हैं। मुझे याद है कि अभी जिस तरह एस्टोनिया है, एस्टोनिया ने भी अपने आप को अलर्ट पे डाल दिया है और वो रीइंफोर्स कर रहे हैं अपने डिफेंसेस को, स्पेशली नियर नार्वा। तो ये जो है, क्या उनको कोई एक्सपेक्टेशन है कि कहीं रशियन एग्रेशन जो है वो हो सकता है उनके खिलाफ? जी, ये अगर आप इसकी तारीख देखते हैं तो इस 16वीं सदी से ये सिटी जो है नार्वा का, उसके ऊपर जंगें होती आई हैं। हुँ, एस्टोनिया का ये है कि इसके अंदर 90% जो है इसके इस एरिया में 90 रफली 95% कहते हैं कि रशियन है, लोग जो रह रहे हैं। हुँ, अच्छा। इसलिए इनको ये खौफ हुआ है कि रशिया ये बहाना करके तो उसको कब्जा न कर ले, लेकिन पुतिन ने कई दफा कहा है कि ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। हुँ। ये तो अगर हम जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लेकिन देखते वो हैं, बिलीव नहीं ना करते, उसको ट्रस्ट नहीं ना करते, उसको वो समझते हैं कि ये ऐसे ही कह रहा है, कर देगा अटैक, जब भी मौका हुआ। बिलीव करना ना करने की और बात होती है। आप ये सही, इन्हें एक हद तक तो ये सही है, लेकिन अगर आप ये गौर करें तो इसके जो बेनिफिशियरी थे वो थे एम्यूनेशन बनाने की जो फैक्ट्रीज हैं यहाँ पर हाँ, यूरोप में। हाँ, हाँ, हाँ। उन्होंने नेटो को, मरे हुए नेटो को दोबारा खड़ा कर दिया, जबकि रशिया ने, अगर आपको याद हो कि कितनी दफा कितने सालों से कहता रहा कि मुझे भी पार्ट ऑफ नेटो बना दो, मुझे भी हाँ, यूरोपियन यूनियन में इंक्लूड कर लो। अगर ऐसा कर लिया होता तो आज किसी से तो खौफ यहाँ खाने तक की ये बात जरूरत ना, ही नहीं। और एब्सोल्युटली। वो अच्छा, जो ग्रीनलैंड का इशू है, ग्रीनलैंड का भी तो आपको पता है कितना बड़ा मसला बना हुआ है। हाँ जी, जो स्ट्रेटेजिक फोकस है उसको हम देख रहे हैं पूरी दुनिया में, वो इस वक़्त खबरों में आ रहा है। यूरोप को हम देख रहे हैं कि वो इंटेंसिफाई कर रहे हैं अपनी स्ट्रेटेजिक इन्वॉल्वमेंट ग्रीनलैंड के साथ। तो क्या ये इसकी वजह से हो रहा है कि ग्रोइंग इम्पोर्टेंस है उसकी आर्किटेक्ट सिक्योरिटी के अंदर, और फिर ज़ाहिर है कि अमेरिका भी जो अपना एक इंटरेस्ट शो कर रहा है, तो क्या ये यूरोप अब वहाँ पे कोशिश करेगा अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की, एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट? इन्फ्लुएंस बढ़ाने के, अब डेनमार्क का हिस्सा है वो, अगर हम उसको कुछ भी कहें, डेनमार्क एक छोटा सा मुल्क है। हाँ, अगर हमारे पाकिस्तान में बैठ के हम लोग सोचते हैं डेनमार्क हो गया, हॉलैंड हो गया और ये ऑस्ट्रिया हो गया, नाम बड़े बड़े होते हैं। आपने तो खुद भी देखा होगा कि इन मुल्कों की ना तो पॉपुलेशन कुछ है, ना इनकी कोई रिसोर्सेज हैं। कुछ अगेन वही बात हाँ, हो जाती है कि उन्होंने अपनी करेंसीज की वैल्यू ऐसे बना के रखी हुई है कि वो हुँ, कुछ भी प्रोड्यूस करें या ना करें, अपनी थोड़ी सी भी सर्विसेज देते हैं तो हमारी सारी, मतलब है कि एक पूरी इंडस्ट्री लगी रहती है और सब कुछ हम बेचते हुँ, हैं, तो वो हम उसके बराबर नहीं कर पाते। इस वक्त ग्रीनलैंड का ये मसला हो रहा है कि ग्रीनलैंड जो है वो उसका हिस्सा था और ऑफ एंड ऑन उसके अंदर प्रॉब्लम पड़ती रही है। लेकिन उसको, क्योंकि वो कवर करता है बहुत ज्यादा आर्कटिक जो हुँ, नॉर्थ पोल के एरिया को, तो वहां पर जो अंडर सी रिसोर्सेज हैं, असल में झगड़ा तो उसका है। उनका ही अगर है, वो मिनरल। डेनमार्क के पास रहती हैं चीजें तो उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है हों शायद कि वो ढूंढ सकें। और कर सकें और उनको। जी, और तो क्या अमेरिका, ये जो हम देख रहे हैं कि रशियन जो ऑपरेशंस हैं, वो भी आर्कटिक में एक्सपैंड कर रहे हैं, नॉर्दर्न टेरिटरीज में खास तौर पे, तो क्या उसकी भी यही वजह है कि वो थ्वार्ट कर रहे हैं इस पूरी प्लानिंग को जो कि वेस्ट कर रहे हैं? अ, अगर आप ग्रीनलैंड के ऊपर एक दो अल्फाज और मैं कह दूं, हाँ, हाँ, ग्रीनलैंड की जब हम बात करते हैं तो रूस जो है, पुतिन को आप कुछ कहें ना कहें, और उसकी, अगर आप वो कहते हैं ना चेस मास्टर जो कहलाते हैं, वो उसके हाँ, अंदर शतरंजबाजी और या चालें चलने में वो बहुत तेज है। उसने क्या किया कि सबसे पहले ये कहा कि अगर ग्रीनलैंड पे अमेरिका कब्जा कर लेता है तो हमें कोई इतराज नहीं होगा। हुँ, क्यों उसने ऐसा कहा? इसलिए हुँ, कहा कि इन एनी केस वो ग्रीनलैंड से जो भी रिसोर्सेज होंगे वो तो रशिया के पास नहीं आने लगे। हुँ, अब अगर रशिया के पास वो रिसोर्सेज नहीं आ रहे तो अमेरिका ले या यूरोप ले, तो एक ही बात है हाँ, रूस हाँ, के लिए। लेकिन अगर इसकी वजह से उनके आपस में झगड़ा पड़ जाता है तो उसका फायदा रशिया को है। हुँ।
तो उसने आराम से कह दिया कि ठीक है, अगर अगर ट्रंप इसके ऊपर कब्जा कर लेगा तो रशिया को किसी किस्म का इतराज नहीं होगा इसके ऊपर। तो इस तरीके से अगर और भी बहुत सी चीजों के हम जब गौर करते हैं, पुतिन की जो चाल तो नहीं कहना चाहिए, जो भी उसके मैनूवर जिस तरीके से वो मैनूवर करता है, अल्टीमेटली वो जीत के ही जाता है जो भी गेम होती है। ये तो बात सही है, और शायद यही वजह है कि एक थ्रेट के तौर पर उसको लिया जा रहा है, और यही वजह हो सकती है कि जो ईयू है वो अब कोर्ट कर रही है चाइना को, और चाइना के साथ ताल्लुकात बढ़ाने के लिए डिप्लोमेटिक लेवल पे और हर जगह पे वो कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये यूएस प्रेशर जो आया है, इकोनॉमिक प्रेशर, और खासतौर पर जो उनके ऊपर इस वक्त तफील किया जा रहा है, जो पैनिक हम देख रहे हैं यूरोप में, उसको थ्वाट करने के लिए अब चाइना को कोर्टिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। जी, ऐसा ही है। यूरोप की थोड़ी सी पॉलिटिक्स को हम देखें तो एक चीज आप देखें, लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया, ये 3 कंट्रीज थे, प्लस आप और जो हैं बाल्टिक कंट्रीज हैं, इनके साथ, प्लस आप पोलैंड को आप ले लें, इनके साथ अमेरिका के बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। ये इन्होंने जो कुछ स्टैंड लिया, तंग कर अमेरिका उसको जो तंग किया और नेटो ज्वाइन कर ली, सब कुछ किया, रशिया के कहने के बावजूद उन्होंने ये ऐसी हरकतें की। अब नेटो की तो हैसियत कोई नहीं रह गई, लेकिन इन्होंने ज्वाइन किया अमेरिका के कहने पे। उस वक्त अमेरिका की पॉलिसी कुछ और थी, अब अमेरिका की पॉलिसी एकदम से चेंज हो गई। अगर हम देखते हैं कि याल्टा 1 के अंदर क्या किया था, स्टालिन ने कहा था कि मुझे ये कंट्रीज चाहिए, तो अमेरिका ने सोचे 1 मिनट नहीं लगाया और उन्होंने वो तीनों मुल्क जो थे ये उठा के तो सोवियत यूनियन को दे दिए, और पोलैंड समेत। तो अभी भी अगर जहां पर उसका अगर हम ये देखते हैं कि ये इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था थोड़ा सा, कि याल्टा 2 जो है कि अब अमेरिका क्या चाह रहा है हो रहा है ना जी, क्योंकि सब अगर हम देखते हैं कि जिस तरह याल्टा 1 हुआ था, जिन लोगों को नहीं पता उनको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि जंग-ए-ज़ीन 2 जो थी उसके उस वक्त जो थे रूस, बर्तानिया और अमेरिका, ये 3 बड़ी ताकतें थी। इन तीनों के जो हेड थे, इन्होंने बैठ के पूरी दुनिया उस वक्त डिवाइड कर ली थी। और उस वक्त जो उन्होंने फार्मूला बनाया था, वो फार्मूला चलता रहा था जब तक कि सोवियत यूनियन कोलैप्स नहीं कर गया। इससे पहले जो फार्मूला था उसके अंदर साइक्स-पिकोट पैक्ट था, जिसके अंदर के बर्तानिया और फ्रांस ने मिलके दुनिया मिडल ईस्ट को और अफ्रीका को डिवाइड कर लिया था। अब उसी तरीके से अब ये चाह रहे हैं, पुतिन चाह रहे हैं, क्योंकि रूस और चाइना को अगर आप देखें तो उनको इतनी ज्यादा जरूरत अब नहीं रह गई इसकी कि अमेरिका उनके साथ है, क्योंकि वो अगर डी डॉलराइजेशन या डॉलर को जिस तरीके से इन्होंने वीक करना शुरू किया, अमेरिका बहुत ज्यादा देर तक शायद वो सस्टेन ना कर पाए, क्योंकि वो प्रोडक्शन अगर नहीं कर सकता, क्योंकि दूसरा प्रॉब्लम ये हुआ कि जो रेयर मिनरल या जो अर्थ मिनरल्स निकलते हैं दुनिया के अंदर, ज्यादातर को जो है वो चाइना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम खरीदता रहा, जो कि इनको समझ नहीं आई, उस वक्त नहीं ये समझ पाए। तो वो रिसोर्सेज ज्यादातर जो है वो चाइना के पास हैं। अब वो चाइना के पास है तो अमेरिका ने कुछ भी प्रोड्यूस करना होगा तो चाइना के थ्रू ही जाएगा वो। लेकिन जो करना ये चाह रहा है पुतिन, आई थिंक अल्टीमेटली कामयाब भी हो जाएगा शायद, क्योंकि वो लेकिन उसके लिए करेगा क्या, जो सबसे खतरे की बात ये है, एक तो ये होगा यूक्रेन तो वो दे देगा रूस को, और ताइवान वो दे देगा चाइना को, उसके बदले में ग्रीनलैंड वो दे देंगे अमेरिका को। अगर सपोज करें मैं एक ये सिनेरियो डिफाइन कर रहा हूँ, उस सूरत के अंदर जो है बाकी यूरोप के साथ कुछ भी हो जाए, एशिया के साथ कुछ भी हो जाए, ना अमेरिका को परवाह होगी, ना रूस को, और ना ही इनको। तो ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। आप देख लें कि जिस तरीके से उन्होंने नेक्स्ट टॉपिक अगर उसमें हम आपने ताइवान का भी जिक्र किया, आपने एस्टोनिया का भी जिक्र किया, लेकिन एस्टोनिया जो है उसके ऊपर इस वक्त शदीद प्रेशर डाला जा रहा है ताइवान के हवाले से, बीजिंग की तरफ से, और बीजिंग जो है वो ये लॉबिंग कर रहा है कि ये जो ताइवानीज रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस वहां पे खोला जा रहा है उसको ब्लॉक किया जाए। तो इस पे क्या सूरत-हाल चल रही है, इस पे क्यों इतनी टेंशन? ये जो बाइडेन की पॉलिसी थी, जिसके ऊपर जो बाइडेन ने जान के उसको प्रोवोक कर रहे थे कि रूस के लिए एक और महाज इस तरह का बनाया जाए, उसके कहने पे, उनके कहने पे इन्होंने उसका इजराइल को रिकॉग्नाइज भी कर लिया, उनका ऑफिस भी खोलने की बात कर दी। अब उस वक्त तो जो था सपोर्ट थी उनको हम, लेकिन अब क्योंकि वो अमेरिका ने बिल्कुल यू टर्न लिया अपनी पॉलिसी पे, तो अब ताइवान जो है वो इनसिक्योर फील कर रहा है। जी, अब ये जो है उनकी जो पॉलिसी थी इस चीज के बारे में, इनसिक्योर फील करना भी चाहिए, क्योंकि आपने जो 2 बड़ी ताकतें, एक रूस को भी साथ ही क्या कहते हैं चाइना को भी आपने नाराज कर लिया, और आपकी इनकी हैसियत क्या है, मुश्किल से मेरे ख्याल 1 मिलियन की भी पॉपुलेशन नहीं, बहुत ही छोटा, मैं गया हूँ इस मुल्क में, इतनी छोटा सा मुल्क है कि आप हैरान हो जाएंगे कि एस्टोनिया की बात कर रहे हैं? हाँ जी, अच्छा, लिथुआनिया
जी, एक डॉक्यूमेंट्री के सिलसिले में गए थे कि वहाँ पर 14वीं सदी से जब तैमूर के ज़माने से मुस्लिम जो थे उन्होंने मस्जिदें बनाई थी। तो अच्छा, आज अच्छा, अच्छा, अच्छा। ये बहुत साल पहले की बात है, तकरीबन ठीक, 2005-6 के ठीक है। अंदर मैं गया था उधर। अच्छा अच्छा, एक चीज़ मुझे बताएँ मंज़र भाई, आखिर में हम थोड़ा-सा टाइम रह गया। एक तो बड़ी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई है कि यूक्रेन ने 2 चाइनीज़ को कैप्चर किया है, जो कि रशियंस के साथ मिल के लड़ाई कर रहे थे उनके खिलाफ। तो ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि ये तो साफ ज़ाहिर कर रहा है कि बीजिंग जो है वो सिर्फ सपोर्ट वैसे ही नहीं कर रहा, वो प्रैक्टिकली सपोर्ट कर रहा है रशिया। अ, अगर अगर हम देखें तो ये एक्चुअली मुझे नहीं ये कोई मर्सिनरीज उन्होंने लिए होंगे और चाइनीज का हुँ। भी आप क्या पता कि कहाँ से गए होंगे क्या हाँ, गवर्नमेंट ने इतने बंदे भेजे होंगे अगर भेजते तो सिर्फ 2 बंदे भेजते क्या नजर नहीं हाँ, आने थे चाइनीज चाइनीज कोई छोटी आर्मी तो है नहीं हाँ। तो और ये इस तरह के ऐसा होता है जब भी पीस होने लगती है तो कोई ना कोई नया एक वो टोपी में से एक नया कोई ना खरगोश कोई निकाल चीज़ के ले निकाल आता लेते हैं। लेकिन है एक जी चीज़ तो है ना, एक चीज़ तो हम देख रहे हैं जो कि फॉर द फैक्ट है, वो ये है कि चाइनीज़ और बेलारूसियन जो मिलिट्री ड्रिल्स हैं, वो पोलैंड के करीब शुरू हो चुकी हुई हैं, और ये भी तो खतरा होगा ना इनके लिए, नेटो के लिए। जी, ये ऑब्जर्वर वगैरह कोई होंगे जो कि इन्होंने कोई स्पेशल ऑपरेशन करके पकड़ लिए होंगे, हुँ, हुँ, चाइनीज़। हुँ। हाँ। क्योंकि जब वो नहीं, तो नहीं। उनका पॉइंट ऑफ व्यू आएगा तो पता चलेगा क्योंकि ये इतने ज़्यादा अब नहीं, नहीं, तो नहीं, 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 मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये जो चाइनीज़ और बेलारूसियन जो ड्रिल्स हो रही हैं, मिलिट्री ड्रिल जॉइंट एक्सरसाइज़ेज़ हो रही हैं क्लोज़ टू द पोलिश बॉर्डर, ये नेटो के जी, जी। कंसर्न्स को मज़ीद बढ़ा रही हैं ना? जी वो ये है कि इसमें जो ज़्यादा शय दे रहे हैं वो यूरोपियंस खुद दे रहे हैं, यूरोपियन यूनियन हुँ, खुद दे रही है। क्योंकि यहाँ हुँ। पर भी ये प्रॉब्लम है कि यूरोपियन यूनियन ज़्यादा कंट्रीज़ जो हैं वो लड़ने को तैयार नहीं है रूस के साथ। हाँ। लेकिन फ्रांस, जर्मनी और बर्तानिया जो है बर्तानिया और फ्रांस ज़्यादा इनको ज़्यादा है कि ये जंग करने या सामने एक कॉम्पैक्ट डिफेंस बनाने के लिए। तो हुँ। वो इन्होंने इनकी शय के ऊपर ये जो कुछ ज़्यादातर वो ये पुश कर रहे हैं। पहले भी अगर हम देखते हैं यूक्रेन की जंग शुरू ही ना होती अगर बर्तानिया की हुकूमत ने सर्टेन एक्शंस ना लिए होते गलत। हुँ। हाँ, हाँ। अच्छा, बस आखिर में थोड़ा-सा मुख्तसरन ये बताएँ कि ये जो पाकिस्तान में इस वक़्त रेयर अर्थ मिनरल्स के हवाले से एक कॉन्फ्रेंस भी हुई है। आज आपको मालूम है कि आर्मी चीफ साहब के साथ अमेरिका का एक वफ़्द गया हुआ था, वो मिला है एरिक मायर की ज़ेर-ए-क़यादत। वहाँ पे ये अब वहाँ पे भी एक सूरत-ए-हाल, अब हम जैसे ग्रीनलैंड के बारे में बात की गई थी, अब वही सिचुएशन जो है वो पाकिस्तान में भी क्रिएट की गई है। तो ये जो हमारे यहाँ रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, ये कितना बड़ा एक इम्पैक्ट डालेंगे ओवरऑल जियो स्ट्रैटेजी में? अ, मेरे ख्याल में अगर हम देखते हैं सिचुएशन दुनिया की जो चल रही है सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि रेयर अर्थ मिनरल्स पाकिस्तान का जो है ना टर्फ अगर हम डिफाइन करते हैं हाँ, कि हाँ। गैंगस्टर्स होते हैं उन्होंने अपने अपने इलाके डिफाइन किए होते हैं तो हम कौन से इलाके किसके इलाके में रहते हैं हमारा जो इलाका है हम तो रूस और चाइना के अगेंस्ट नहीं पाकिस्तान कुछ भी पॉलिसी ले सकता हुँ। किसी अगर वो चाहेंगे तो बहुत ही खतरे के लिए अपने लिए खतरा पैदा कर लेंगे अभी रूस इस वक्त तो कंज्यूम हुआ है उसकी ज्यादा रिसोर्सेज यूक्रेन पे, और हाँ। फोकस यूक्रेन पे अगर ऐसा नहीं होगा तो वो पाकिस्तान को कभी भी अमेरिका के हाथ में नहीं जाने देगा ना ही तो चाइना भी अफोर्ड नहीं कर सकता अगर हम हाँ। गौर करें कि पाकिस्तान कुछ भी चाइना इंडिया फॉर एग्जांपल कुछ भी अगर इंडिया कोई ऐसी अपनी असलहा लेकर आता है क्वालिटी का हुँ, हुँ, हुँ। कि पाकिस्तान को नीचा कर हो जाए उनकी बेहतर हो जाए तो चाइना चुप करके पाकिस्तान को उससे बेहतर चीज दे देता है जबकि हुँ। पाकिस्तान की हाँ, इकोनॉमी इस काबिल नहीं है कि खरीद सकें लेकिन वो पाकिस्तान को फिर भी किसी सूरत दे में देते हैं, नीचे हाँ। नहीं होने देता हाँ, पाकिस्तान को नीचे और नहीं लगने देते। और जब पाकिस्तान डिफॉल्ट करने लगता है तब भी चाइना जो है पाकिस्तान का डेट खरीदता जा रहा है बेल आउट कर लेते हैं, हाँ। तो बेल आउट कर देता है तो उससे एक क्लियर कट जाहिर होती है कि हमारी जो अगर हुकूमत की कोई भी पॉलिसी है वो डिसाइडेड नहीं है इस वक्त हुँ, हुँ। कि उन्होंने मगरिब के साथ रहना है या इस अलायंस के साथ रहना है लेकिन जहां तक ग्राउंड रियलिटी हम देखते हैं तो पाकिस्तान क्या चाइना को और रूस को छोड़ के साइड पे हो सकेगा तो मेरा नहीं ख्याल बहुत हुँ। ही नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा बड़ा क्योंकि मुश्किल हो हमारे जाएगा। पास जी चलें, इसके ऊपर हम इंशाल्लाह तज्ज़िया करते रहेंगे, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन थी ख़वातीन और हज़रात। इसमें ज़रा इंटरेस्ट लिया करें और इंटरनेशनल न्यूज़ को फ़ॉलो किया करें, ताकि आपको पता चले कि हमारी दुनिया में क्या हो रहा है, और इस एक ग्लोबल विलेज में हम रहते हैं। अगरचे जी बिल्कुल ग्लोबलाइज़ेशन इस वक़्त और जी, पाकिस्तान के इस इंटरनल जो हालात है ना वो इफेक्ट होंगे इंटरनेशनल जो सिचुएशन है इससे आप मुबर्रा नहीं रह सकते
अगर बिल्कुल सही दुनिया बात में है, हालात बिल्कुल। खराब होंगे तो पाकिस्तान को डेफिनेटली उसके हिसाब से चेंज एब्सोल्युटली, करना एब्सोल्युटली चाहिए। स्पॉट ऑन। बहुत शुक्रिया मंजर भाई, जल्दी मुलाकात होगी जी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।